एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में यदि आपने कोई एग्रीकल्चरल लैंड सेल की हुई है तो उस पे आप मैक्सिमम कितना टैक्स सेव कर सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ के अनुसार एग्रीकल्चरल लैंड दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड या ऐसी भूमि जो कि शहरी क्षेत्रों में स्थित होती है। अब दोस्तों जो लॉ कहता है कि जो म्युनिसिपैलिटी है यानी कि नगर निगम हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, उन्होंने अपनी एक सीमा निर्धारित की है। उस सीमा के अंदर जितनी भी लैंड आती हैं वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की कैटेगरी में आती हैं। जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो लैंड जो कि म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर निगम या कैंटोनमेंट बोर्ड के सीमा क्षेत्र से बाहर की जो लैंड होती हैं वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहलाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब इनकम टैक्स लॉ के अनुसार एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने पे किस तरीके से टैक्स लगता है। तो देखिए, जब भी आप सेल आउट करते हैं जमीन को तो उसमें कैपिटल गेन या प्रॉफिट आपको हो सकती है या लॉस भी आपको हो सकता है। तो कैपिटल गेन या प्रॉफिट आपको होती है एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने पर, तो उस पे इनकम टैक्स के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल गेन या प्रॉफिट है इसको निकालने के लिए सिंपल फार्मूला आपको यूज करना है। जो भी कृषि भूमि है जिसको कि आपने बेचा है उसकी क्या वैल्यू है, कितने में आपने सेल आउट किया हुआ है, और उसकी बाई वैल्यू क्या है, मतलब कितने में आपने इस भूमि को खरीदा था और आप कितने में बेच रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दोस्तों कैपिटल गेन या प्रॉफिट निकल के आता है। तो यदि आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को सेल आउट किया हुआ है तो उस पर जो भी कैपिटल गेन या प्रॉफिट आपके हो रही है वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है, उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है और उस केस में आपको कैपिटल गेन या प्रॉफिट हो रही है तो वो सेक्शन 45 जो इनकम टैक्स एक्ट का है वो ये कहता है कि यदि कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। इसके वजह से इस पे होने वाली जो भी प्रॉफिट या गेन है उस पे 1 रुपए का भी टैक्स आपको गवर्नमेंट को नहीं देना है। लेकिन दोस्तों ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म में एक शेड्यूल EI होता है, इसमें आपको एग्रीकल्चरल लैंड की जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है इसको बेचने पे जो भी कैपिटल गेन या प्रॉफिट हो रहा है इनकम टैक्स में आपको स्पेशल रेट से टैक्स यहाँ पे पे करना होता है। तो कैपिटल गेन भी दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं। तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि आपने इस एग्रीकल्चरल लैंड को आपने बाई किया और आपने उस एग्रीकल्चरल लैंड को 2 साल के पहले आपने क्या किया, सेल कर दिया, तो ऐसे केस में जो भी गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और दोस्तों ये कैलकुलेट होगा सेल वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब बाई वैल्यू, ये माइनस कर देंगे तो जो भी गेन आपका आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पे टैक्स जो लगेगा वो स्लैब रेट से लगेगा। इसके बाद दोस्तों बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, जो कि स्पेशल रेट से इस पे टैक्स चार्ज किया जाता है, इस पे स्लैब रेट अप्लाई नहीं होगा। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पे 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने एग्रीकल्चर लैंड को 23 जुलाई 2024 के पहले आपने सेल आउट किया हुआ है, तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती थी, ठीक है। तो सेल में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसको आपको सेल में से माइनस करना, 20% के रेट से दोस्तों यहाँ पे टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पे करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि आपने एग्रीकल्चरल लैंड 23 जुलाई 2024 के बाद आपने क्या किया, सेल आउट किया हुआ है, तो इस केस में क्या है, 2 ऑप्शन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देती है। आपने 23 जुलाई 2024 के पहले आपने एग्रीकल्चर लैंड को बाई किया था, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं 23 जुलाई 2024 के बाद आप उसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे गवर्नमेंट देती है कि आप सेल में से पहले तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर लीजिए, 20% के रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, और दूसरा यहाँ पे दी है कि भाई ये जो बजट 2024 का आया था उसमें प्रॉपर्टी पे इंडेक्सेशन की बेनिफिट इवन लैंड पे भी खत्म कर दिया गया।
ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप सेल में से सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करिए। इवन कि आप उस एग्रीकल्चर लैंड को आप 10 साल 20 साल पहले आप कर दे हैं, आप यदि नए रूल के अनुसार चल रहे हैं तो आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट हम नहीं देंगे। तो दोस्तों ये है कि सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी बाई वैल्यू को माइनस करिए और 12.5% के रेट से टैक्स आप कैलकुलेट करिए। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद जिसमें टैक्स कम आता है उसी के आधार पे आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपने क्या किया, 23 जुलाई 2024 के बाद आपने एग्रीकल्चर लैंड को बाई किया और आप उसको सेल भी कर रहे हैं 23 जुलाई के बाद, ठीक है। तो उस केस में सेल में से आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे और 12.5% के रेट से टैक्स यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड पे चार्ज होगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से देखेंगे कि आपने यदि ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया हुआ है तो आप मैक्सिमम कितना टैक्स बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब मैंने बताया था कि यदि आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को आप 2 साल तक आपने होल्ड किया और उसी पीरियड में आपने उसको सेल आउट कर दिया, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आपने यदि 24 महीने के बाद या फिर 2 साल के बाद आप उस एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर रहे हैं तो उस पे जो भी आपको गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहला तो डेट ऑफ परचेस और डेट ऑफ सेल, और यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल वैल्यू जो कि कस्टमर से आप चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यानी कि ऐसी वैल्यू जिसपे कि आप सरकार को क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स। डेट ऑफ परचेस मान लीजिए 12 मार्च 2023 को आपने परचेस किया और 10 मार्च 2025 को आपने सेल कर दिया एग्रीकल्चर लैंड। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ क्योंकि आप 24 महीने के अंदर आपने ये सारा काम किया हुआ है। एक्चुअल वैल्यू कस्टमर से आपने 60 लाख की ली, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 66 लाख रुपीस की है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लिया जाए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिया जाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रूल ये कहता है सेक्शन 50C में देखेंगे तो यदि एक्चुअल वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में 10% का डिफरेंस है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें हम 10% यदि प्लस कर दें, यदि हमारा उतना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आ रहा है तो उस केस में हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं लेंगे बल्कि एक्चुअल वैल्यू लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 60 लाख सेल वैल्यू होगी और मान लीजिए कि उस एग्रीकल्चर लैंड की बाई वैल्यू 53 लाख रुपीस की है, तो 7 लाख रुपीस का यहाँ पे क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। और दोस्तों यहाँ पे टीडीएस जो है वो 1% के रेट से सेक्शन 194IA में डिडक्ट होगा। जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। 50 लाख है उससे ज्यादा की यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस में बायर जो होगा वो 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पे 60,000 आपका टीडीएस डिडक्ट होगा और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7 लाख रुपए का आया, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम में यदि आईटीआर अपनी फाइल करते हैं तो 7 लाख रुपए तक दोस्तों क्या है, टैक्स फ्री है, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये इनकम मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने पे ही इनकम हुई है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। ये मेरा अपना खुद का एजम्पशन है। यदि आपके केस में कोई और इनकम होगी तो फिर आपको उसको ऐड करके अपनी कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है 2022 में आपने परचेस किया और 2024 में आपने इसको सेल कर दिया। अगेन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। 50 लाख एक्चुअल वैल्यू, 58 लाख दोस्तों एसडीवी वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं कि एसडीवी हमारा ज्यादा हो रहा है, 10% से भी ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए सेल वैल्यू 58 लाख लेंगे और बाई वैल्यू लेट सपोज 51.5 लाख की है। 6.5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो इसमें भी दोस्तों टीडीएस कट जाएगा 58,000 की और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 7 लाख के अंदर में आ रहा है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल 2021 में आपने खरीदा, 2025 में आप सेल कर रहे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये केस आ रहा है क्योंकि ये 24 महीने के बाद ये सिनारियो हो रही है, ठीक है। 55 लाख एक्चुअल वैल्यू, एसडीवी 45 लाख। और दोस्तों यहाँ पे अगेन देख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कहीं ज़्यादा, तो उस केस में 55 लाख सेल वैल्यू लेंगे, 20 लाख की वाई वैल्यू माइनस करेंगे और यहाँ पे कैपिटल गेन हम कैलकुलेट किए 35 लाख रुपीस की और ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इसमें भी टीडीएस कट जाएगा 55,000 रुपीस की। तो दोस्तों एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने पे यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रही है तो उसको बचाने के लिए 3 सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन, सेक्शन 54EC और सेक्शन 54
बी की एग्जेम्पशन। तो सेक्शन 54F क्या कहता है, तो जो भी आपकी ये सेल कंसिडरेशन है, यानी कि जो सेल आपका 55 लाख का है, इसको आप नई प्रॉपर्टी में यदि लगा देते हैं, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट हो गया, कोई आपने जमीन खरीद करके उस पर मकान बनवा लिया, तो उस केस में दोस्तों आपको सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो 55 लाख रुपए है, ये आपका यदि पूरा इन्वेस्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 60 लाख रुपए आपने नई प्रॉपर्टी में लगा दी, तो उस केस में दोस्तों ये 35 लाख का जो कैपिटल गेन आ रहा है, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये 1 रुपए का आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नई प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपका जो सेल था वो केवल 55 लाख रुपए का था। ठीक है, तो सेक्शन 54F के लिए हमेशा सेल वैल्यू देखी जाती है, नेट सेल वैल्यू, कि कितना आपने नई प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है। बात दोस्तों थर्ड यहाँ पे सिनारियो है, 2016 में आपने खरीदा, 2025 में आपने सेल किया, एक्चुअल वैल्यू 80 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 88 लाख की, तो यहाँ पर 10% का डिफरेंस है, तो सेल वैल्यू 80 लाख की आप लेंगे, बाई वैल्यू 35 लाख की। ठीक है, आपका कैपिटल गेन आ गया 45 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर भी TDS आपका 80,000 रुपीज कट गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या, आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदा, ठीक है, ना तो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आप नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पहले से है। अब यहाँ पे आप कैसे टैक्स को सेव करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों एक सेक्शन आता है सेक्शन 54B का, कि आपका ये जो कैपिटल गेन हुआ है, इसको यदि आप किसी दूसरे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने में आपने यूज कर लिया, तो आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में, और यहाँ पे आपकी कैपिटल गेन 45 लाख की थी, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि यदि ये कैपिटल गेन 45 लाख की है और आपने मान लीजिए 35 लाख में ही आपको कोई जमीन मिल गई, तो उस केस में 35 लाख रुपए तक तो आप 54B में एग्जेम्पशन ले लेंगे, और जो 15 लाख रुपए आपका रिमेनिंग बचेगा उस पर आपको 12.5% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लास्ट यहाँ पे केस देख ले, 2018 में आपने खरीदा, 2024 में आपने बेचा, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का केस है। 75 लाख रुपए एक्चुअल वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपए, यहाँ पे सेल वैल्यू 75 लाख ली जाएगी, 38 लाख की आपकी वाई वैल्यू है, 37 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आता है दोस्तों। यहाँ पर भी TDS आपका 75,000 रुपीज कट गया। अब आपने कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदा, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह आप कराना चाहते हैं, ना ही आप कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर भी आपको कैपिटल गेन अपनी सेव करनी है, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन होता है सेक्शन 54EC का, जिसमें कि आप 4 कंपनी के बॉन्ड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ये 4 कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा दोस्तों PFC का बॉन्ड यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, और इसके बाद IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यदि आप इन 4 कंपनीज के बॉन्ड में आपने इस सेल डेट से, यानी कि आपने फरवरी में मान लीजिए कि आपने सेल आउट किया हुआ, तो आप 6 मंथ्स के अंदर कोशिश करिए, ITR फाइल करने से पहले ही आप कोशिश करिए कि आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका ये कैपिटल गेन सेव हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 54EC ये भी कहता है कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे 37 लाख की कैपिटल गेन आएगी। लेट सपोज कि आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी कि नील हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।